अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे साथ हैं अंसार खान साहब। वो पिछले 20 साल से मॉर्गेज इंडस्ट्री के अंदर एज अ ब्रोकर और ऑफिसर काम कर रहे हैं। आप पिछले 7 साल से पेंसिल्वेनिया के अंदर हैं और 2 साल से आप अलाइड मॉर्गेज के साथ एज अ सीनियर ऑफिसर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंसार खान साहब। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह बहुत-बहुत आपका कि आपने मुझे कंसिडर किया इस चीज़ के लिए। शुक्रिया जी। सो अंसार खान साहब, चूँकि हम ये प्रोग्राम उन न्यू इमिग्रेंट्स के लिए बना रहे हैं जो कि अमेरिका आते हैं और उनको सबसे पहले जो चीज़ बताई जाती है और जो अमेरिका के और यूरोप के अंदर जो सिस्टम है वो है क्रेडिट का। लेकिन हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड की या एज अ क्रेडिट की कोई इतनी हिस्ट्री नहीं है। तो आप हमें बता सकते हैं कि क्रेडिट क्या है और इसकी क्या अहमियत है? जी, क्रेडिट बेसिकली आप ये समझें कि ये एवोल्यूशन है, जो ये स्कोर्स बनाए जाते हैं, मगर जो क्रेडिट का तसव्वुर आप ये सोच लें कि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से शुरू हुआ, उससे बल्कि पहले ही हुआ, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा जाता था। और सादिक और अमीन की अगर आप डेफिनेशन को देखें, दूसरे लफ्ज़ों में कोई लोग आते थे और अपनी अमानतें उनके पास रखवाते थे और इस ट्रस्ट के ऊपर रखवाते थे कि जब उनको ज़रूरत होगी तो वो उनसे वापस अपना जब कहेंगे तो वो उनको वापस कर देंगे। या फिर अगर किसी को कर्ज़ा दिया जाता है कि यार मैं या आप एक-दूसरे को कर्ज़ा दें, मैं आपको आप मुझे कर्ज़ा दें और मुझे $12 दें और कहें कि इसको हर महीने आपने 1-1 डॉलर करके वापस करना है। तो जिस वक़्त अगर मैं वक़्त पे आपको वापस करता रहूँगा और किसी या कोई कोई वो नहीं बनाऊँगा, एक्सक्यूज़ेज़ नहीं बनाऊँगा कि जी मैंने आपको वक़्त पे जो मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आपके साथ की है कि मैं वक़्त पे दूँगा और अगर वो मैं ना दूँ, तो मेरा आप अगली दफ़ा जब मैं आपसे पैसे लेने आऊँगा, आप मुझे कभी भी नहीं देंगे। तो इसी तरह जिस वक़्त ये मॉडर्न वर्ल्ड हुआ और जब एवोल्यूशन हुई तो आखिर अब तो ये नहीं हो सकता कि एक आदमी अगर एक आप जिस तरह नॉर्थ कैरोलिना में हैं और मैं पेंसिल्वेनिया में हैं, तो हम किस तरह एक-दूसरे को पैसे देंगे? तो उससे सबसे बेहतर ये हुआ कि एक सिस्टम बना लिया जाए, एक फाइको स्कोर बना लिया जाए, क्रेडिट स्कोरिंग जिसको कहा जाता है, कि इसका देखा जाए कि हर आज इसने जो कर्ज़ा लिया, आया कि इसने वापस वक़्त पे किया कि नहीं किया। और जिस तरह वो वक़्त पे उसको वापस करता गया तो उसका उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता उसका स्कोर बढ़ाते रहे। फिर मज़ीद एवोल्यूशन इस तरह की हुई कि इसमें फिर उन्होंने आ गया कि ये आपने अगर 12 किस तरह आपकी यूटिलाइज़ेशन किस तरह, ये तो नहीं आप कर रहे कि आप कर्ज़े पे लेके कर्ज़ा आपने आप किसी से कर्ज़ा लिया, उस कर्ज़े को वापस करने के लिए किसी और से कर्ज़ा लिया, फिर आगे कर्ज़ा, यानी कर्ज़ा बढ़ते से बढ़ता चला गया, यानी आपकी जो यूटिलाइज़ेशन थी कर्ज़े की, वो बढ़ती चली गई। और उससे जिस वक़्त आप क्रेडिट स्कोर को मॉनिटर करते हैं और उसको देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि 100 में से 30 नंबर आपको उस चीज़ के दिए जाती हैं कि आपने कितना अमाउंट जो है, वो आप ओwe करते हैं। यानी कितनी यूटिलाइज़ेशन, अगर आपको आपका क्रेडिट अगर आपको इजाज़त है सिर्फ़ $100 लेने की, आया कि आपने उसमें से कितना इस्तेमाल किया हुआ है। अगर तो आपने 100 में से 99 इस्तेमाल किया हुआ है, तो वो 30% जो स्कोर है, जो प्रोपोर्शन है उसका, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा इस लिहाज़ से कि आपका स्कोर नीचे आ जाएगा। फिर अगला जो 35% है, वो ये है कि आपने जितनी भी अपनी ऑब्लिगेशंस ली और या कर्ज़े लिए, कर्ज़ा लेना बुरी बात नहीं है। वो तो ये दुनिया आजकल कर्ज़े पे चल रही है, मगर उसमें कर्ज़ा लेके आपने जो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैंने आपको वक़्त पे इस मुद्दत में और इस तरह-तरह से मैं आपको वक़्त पे दूँगा। अगर आपने वो ना दिया, तो वो फिर आपको एक माइनस मार्क्स हो गए। अगर आपने दिया, तो फिर आपका दूसरे लफ्ज़ों में ट्रस्ट उन लोगों के साथ बढ़ गया जिसने आपको पैसे दिए। वही जो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि
कि उनको सादिक और अमीन क्यों कहा गया। वो इस वास्ते कहा गया कि उन्होंने जब अमानतें रखी तो उन्होंने उस अमानत को वापस भी किया और वक़्त पे किया, और जब उनको डिमांड की गई तो वापस किया। फिर एक मज़ीद एवोल्यूशन हुई, उसमें ये हुआ कि आप देखें, अगर सिर्फ़ आपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ही लिया, एक चीज़ होती है क्रेडिट मिक्स। क्रेडिट मिक्स का मतलब ये है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, आपके पास ऑटो लोन भी है, मॉर्गेज भी है। तो अगर आपने ये तीनों ट्रेड लाइन्स को लिया हुआ है और इनको वक़्त पे अदा करते गए, तो ये प्रोपोर्शन जो है उसका बन जाता है 10% बढ़ जाता है। यानी 65 वो हो गया, 30-35 वो 65 प्लस ये 10 तो 75% ये हो गया कि क्रेडिट 10% क्रेडिट मिक्स आ गया, तो ये आ गया। आगे ये आ गया कि आपने लेंथ ऑफ क्रेडिट क्या है। अगर तो आपने नए अकाउंट रोज़ खोल रहे हैं, तो जो लेंडर को ये नज़र आ रहा है कि आप पैसे के लिए डेस्परेट हैं, ठीक है? मगर अगर आपने लेंथ देखी कि क्रेडिट का आपने लिया या ऑटो लोन ली या मॉर्गेज ली, कि उसको आपने 2 साल से आपके पास है, तो इसका मतलब कि उनके पास कुछ ना कुछ तो आ गया ना, कि ये ओवर ए पीरियड ऑफ 2 साल ये वक़्त पे पैसे दे रहा है। कभी तो ये भी हो सकता है ना कि आपने नया क्रेडिट कार्ड कोई लिया और 2-3 महीने उसको चलाया, उसको बंद कर दिया। तो वो एक आपको क्या कहना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं देता दूसरे लेंडर को, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है? तो अगला चीज़ जो अगले 10 ये प्रोपोर्शन है 15% का, तो यानी प प 75 पहले था, 15 इसको ऐड कर दिया, 90 हो गया। अब आगे सिर्फ 10 रह गया। अब 10 में ये है कि आपने नया क्रेडिट कितना खोला है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बात की है, कि उसमें वो भी फ़र्क पड़ जाता है कि आपने एक से क्रेडिट बार कई आज मुल्कों में, इन मुल्कों में एक बड़ी एक चीज़ है कि हम रोज़ अपनी पोस्ट को खोलते हैं, तो हमारे पास रोज़ एक लेटर आया होता है प्री अप्रूव्ड। उसका है कि जी आप प्री अप्रूव हो गए, ठीक है? अब वो अगर आदमी और मैं ये बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि जिस तरह ये आया, लोगों ने अप्लाई कर दिया कार्ड लेने के लिए, ठीक है? तो वो इफेक्टिवली जितनी आपकी इंक्वायरीज़ भी होती हैं ना, उससे आपका स्कोर नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो और जो लेंडर है, देखिए लेंडर ने आपको नहीं देखा, वो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को देख रहा है। वो देख रहा है कि आप किस किस्म के आदमी हैं, कि आप कंजर्वेटिवली स्पेंड करते हैं पैसा, या फिर आप पैसा लेके आप खर्ची करते हैं। जिस तरह आप हमारे दीन में भी ये है कि अपनी उतनी चादर फैलाएं जितनी आप में ताकत है, ठीक है? चादर से ज्यादा आप ना अपने आप को एक्सटेंड करें। तो ये कई चीजें कॉमन सेंस की चीजें हैं कि जो हमें देखनी चाहिए और करनी चाहिए। जितनी आप ज़्यादा इंक्वायरियाँ करवाएँगे अपने आप पे, वो अननेसेसरीली आपका जो स्कोर है वो नीचे आता रहेगा। जो पाकिस्तान से या कहीं दूसरे मुल्कों से यूएस में मूव हो रहे हैं, उनके लिए उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि यहाँ पे आपने अगर यूटिलिटी का बिल भी अपने नाम पे करवाना है, वो फिर भी आपको क्रेडिट स्कोर करेंगे, आपके ऊपर देखेंगे कि आपका क्रेडिट किस तरह का है। अगर उनको एहसास ये होता है कि हाँ जी, इसने तो कभी लोगों से पैसे लिए और वापस ही नहीं किए, तो वो आपको देखें बिजली या गैस दे तो देंगे, मगर वो आपको उसकी जो है ऐसी कंपनी के पास चले जाएंगे जो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करती हैं। तो इन लॉन्गर टर्म ये आपके लिए नुकसान है कि आप अपना क्रेडिट स्कोर खराब कर दें, क्योंकि जहाँ पे भी आप जाएँगे, आप देखेंगे कि आप यूटिलिटीज़ के पास चले जाएँ, वो आपको नहीं करने देंगे। कभी आप कहीं और जॉब्स के लिए चले जाएँ बेशक, वो आपका क्रेडिट स्कोर भी देख लेंगे और देखेंगे आपके ऊपर कलेक्शंस हैं, आप वक़्त पे पा नहीं दे रहा है। ये एक ट्रस्ट है, क्योंकि देखें ना, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, जिस तरह हम लोग काम करते हैं, अगर हमारी कंपनी में या कहीं भी हम ये देखें कि हमने पैसे लिए या वापस नहीं किए, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने खुद वापस नहीं किए, तो हम अपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस दे रहे होंगे। तो ये ट्रस्ट का है मामला। सो अंसर साहब, आपने इसके अंदर मुख्तसरन मैं कहूँगा कि थोड़ा क्रेडिट स्कोर फाइको का ज़िक्र किया। अ, आप मुझे ये बता सकते हैं कि फाइको के अलावा और भी कोई कंपनियां हैं जो स्कोर्स प्रोवाइड करती हैं? और
क्या आप मुझे मुख्तसर ये बता देंगे कि क्या सब कंपनियों का एक ही तरीका है स्कोर बताने का, और मेजरली वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड या मुश्तमिल होती हैं मुख्तसरन? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे ये जो 90% ये जो कंपनियाँ इस्तेमाल करती हैं वो फाइको स्कोर करते फाइको को लेती हैं, जो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। आपने कभी देखा होगा कि आपको क्रेडिट कार्मा जैसी कंपनियां भी हैं, आप क्रेडिट कार्ड जिस वक़्त आपके क्रेडिट लेट्स से कैपिटल वन और दूसरे जो क्रेडिट कार्ड की कंपनियां आप जब देखते हैं, वो हमेशा आपको नीचे एक उन्होंने आपका स्कोर दिया होता है। मगर वो स्कोर जो है वो एक्यूरेट नहीं होता, वो सिर्फ़ उन्होंने अपनी क्रेडिट हिस्ट्री के बुनियाद के ऊपर वो बनाया होता है उन्होंने। मगर जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर है वो ये 3 क्रेडिट ब्यूरोज़ हैं जिनका नाम है एक्सपीरियन, एक्विफैक्स और ट्रांसयूनियन। और हर जो क्रेडिटर है जिससे आपने कर्जा लिया हुआ है वो जाके इन लोगों को रिपोर्ट करता है आपका। मगर कई ऐसी कंपनियां हैं जो वो सिर्फ फर्ज करेंगे वो एक्सपीरियन को क्रेडिट रिपोर्ट करेंगी, ट्रांस यूनियन को या एक्सपीरियन को नहीं करेंगी। तो ये कभी कभी फ़र्क आ जाता है। कभी आप ये देखती हैं कि अगर आपने कभी मॉर्गेज के लिए अप्लाई किया हो या वैसे आपने क्रेडिट अपनी रिपोर्ट मंगवाई हो, तो आपने देखा होगा कि ट्रांस यूनियन का लेट्स से कि 700 है, एक्सपीरियन का 720 है, एक्सपीरियन एक्विफैक्स का 730 है। ये सारों की एक तो मेजर वजह ये होती है कि इनके मॉडल्स डिफरेंट होते हैं हर फिर, और दूसरा ये होता है कि कई कंपनियां उनके साथ रिपोर्ट नहीं करती। वो चूज कर लेती हैं कि जी हमने ट्रांस यूनियन को करना है, तो उनके पास में भी उनके पास डेटा ज्यादा होता है। अब मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी आपने मुझे बताया, आपने क्रेडिट हमारा फुल किया और हमें बताया कि हमारे ऊपर कलेक्शन का अकाउंट है, मगर जब हम चेक कर रहे हैं वहां तो कलेक्शन ही नहीं है। तो बात ये आ जाती है कि हो सकता है कि वो एक्सपीरियन का चेक कर रहे हो तो एक्सपीरियन में कलेक्शन का उन्होंने रिपोर्ट ही ना किया हो। तो ये फ़र्क आ जाता है, ये रिपोर्टिंग का है कि हर कंपनी जो है उसके ज़रूरी नहीं कि वो हर तीनों ब्यूरोज़ को रिपोर्ट करे, मगर जनरली स्पीकिंग ये 3 ब्यूरोज़ हैं, ट्रांसयूनियन, एक्विफैक्स और एक्सपीरियन। अम, अंसर साहब, मेरा आपसे एक और सवाल ये होगा कि आपने पहले सवाल के अंदर क्रेडिट मिक्स की बात की थी, तो उससे मुझे ये पता चला कि क्रेडिट भी कई किस्मों का होता है। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि क्रेडिट कितने किस्मों का होता है? क्रेडिट किस किस्म का होता है? जी, कितनी किस्मों का होता है? लाइक जी, जी। क्रेडिट का ये है कि देखें अगर किसी के पास सिर्फ़ एक क्रेडिट कार्ड है, तो एक लाइन ऑफ ट्रेड लाइन है। तो जब आप एक लेंडर है वो डिटरमिन नहीं कर सकता कि क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर बेस के ऊपर अपनी डिसीजन मेक कर ले। उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, एक हो सकता है कि उसके पास पर्सनल लोन होना चाहिए या उसके पास ऑटो लोन होना चाहिए, उसके पास मॉर्गेज होने चाहिए। तो जितनी ज़्यादा लाइन्स आपके पास हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक क्रेडिट कार्ड हो तो आपके पास 20 ले लें आप क्रेडिट कार्ड या 20 पर्सनल लोन ले लें। मगर ये 3 या 4 या 5 जो हैं, अगर ट्रेड लाइन्स आपके पास हों, तो इसको क्रेडिट मिक्स किया जाता है, कहा जाता है क्योंकि उसे लेंडर जो डिटरमिन करता है कि हाँ जी ये ठीक है, क्रेडिट कार्ड तो में भी पे कर रहा है। हो सकता है कि आपने कभी ऑटो लोन लिया हो तो ऑटो लोन में जनरली स्पीकिंग आपकी जो है किस्त ज़्यादा होती है। क्रेडिट कार्ड में तो आपने मिनिमम पेमेंट दे दी ना, आपने जना आपने 1000 आपने स्पेंड किया, उसमें से आपने सारा दिन अदा करने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक मिनिमम पेमेंट कर दी। तो जो भी $35 होगी, $28 होगी, जो भी होगी, तो वो किसी हर आदमी के लिए ईज़ी है वो पे करना। मगर जब आप किस्त पे आ जाते हैं, एक पर्सनल लोन पे फ़र्ज़ करें आ जाएँ, तो पर्सनल लोन अगर आपने 10,000 का लिया या 5,000 का लिया, तो आपके बैंक ने 3 साल के ऊपर आपने कहा जी मैं $300 दिया करूँगा। अब वो $300 तो कहाँ $300 और कहाँ पे $28।
तो आदमी आराम से $28 तो दे सकता है, मगर अगर उसको कोई जॉब लूज हो जाए या उसने बोनस नहीं मिला या कमीशन नहीं मिली या ओवर टाइम नहीं मिला, तो उसने वो जो 300 है वो शायद वो ना दे सके। ठीक है, तो वो एक और मिक्स आ गया कि जिसको एक गुड फेथ ही है ना, जिसमें लैंडर देख रहा है कि ये अपना क्रेडिट किस तरह कंडक्ट कर रहा है। फिर अगर आगे आ गया आपका एक ऑटो लोन है, आपकी गाड़ी है, कि वो आजकल तो गाड़ियां हैं आपको 300-400-500, वो आप डिपेंड करता है आपकी कितनी किस्त है। तो आप ये करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ज़्यादा बढ़ता गया, तो आप उसको मैनेज किस तरह कर रहे हैं। आगे फिर एक आ जाती है आपकी मॉर्गेज आ जाती है, उसमें आ जाता है कि जी मॉर्गेज की आप जो 200 या 300 किस्त तो नहीं होगी ना, अगर आप उसमें अपने हैजर्ड इंश्योरेंस डाल दें, मॉर्गेज इंश्योरेंस डाल दें और उसमें टैक्सेस डाल दें और प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट डाल दें, तो करीब 1000, 1100, 1200 बन सकती है। ठीक है, अब वो और ज्यादा अमाउंट बन गया। तो अब ये कि आया कि अगर आपके हालात खराब हो गए तो आया आप उसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं। तो ये जब सारे फैक्टर्स कंबाइन किए जाते हैं तो फिर ये लेंडर डिटरमिन करता है कि आप अपने आपने आपकी सारी क्रेडिट जो फैसिलिटीज आपको मिली हैं वो क्रेडिट मिक्स है उसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इंसार साहब, ये काफ़ी अच्छा जवाब था आपका। तो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि जब कोई नया पर्सन अमेरिका के अंदर आता है या नए लोग आते हैं, एक तो उनको कितना अर्सा लग जाता है अपना क्रेडिट हिस्ट्री बनाने में या क्रेडिट स्कोर अच्छा करने में, क्योंकि जैसे ही कोई नया बंदा आता है अमेरिका के अंदर, तो उसका ज़ाहिर बात है उसको कोई लोन भी नहीं देता, तो उसको कम से कम कुछ अर्सा तो चाहिए होगा कि अपना क्रेडिट बना ले। तो उस एक तो कितना अरसा लगता है आपको एक अच्छा क्रेडिट बनाने में? और दूसरा सवाल ये है, उसका दूसरा हिस्सा मैं कहूँगा कि अगर किसी का क्रेडिट स्कोर ख़राब है या कम है, तो वो अपना क्रेडिट स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ये कि एक रफ रूल ऑफ द थंब है, वो ये है कि जो नया आने वाला आदमी है उसको कम से कम करीबन 2 साल लगते हैं अपना पूरा क्रेडिट बिल्ड करने में। अब आगे क्वेश्चन आ जाता है कि जी अब आपने नए आए हैं, नए मुल्क में हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता, बैंक का अकाउंट किस तरह खोलना है। तो उसके 2 तरीके हैं करने के। एक तो ये है कि आप एक चार्ज कार्ड ले लें, बैंक के पास जाएँ, आप बैंक का अकाउंट खोलें। उस वक़्त तो शायद वो आपके ऊपर अगर क्रेडिट रन भी करेंगे तो उनको बताया होगा कि जी हमारा तो कोई अभी क्रेडिट ही नहीं है, हम तो अभी आए हैं, तो वो अकाउंट तो खोल देंगे आपका। ठीक है? मगर उसके बाद उनको कहेंगे जी अब मैंने क्रेडिट को बिल्ड करना है, अब मैं किस तरह करूँ? तो बैंक आपको ये कहेगा जी आप एक चार्ज कार्ड ले लें। चार्ज कार्ड से मुराद ये है कि आप बैंक के पास $500 रखवाएँ और उसके अगेंस्ट वो आपको क्रेडिट कार्ड $500 का ही दे देंगे। तो उससे आप स्पेंड करते रहें और वक़्त पे वापस करते रहें, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये 3, 4, 5, 6 महीने में आपका क्रेडिट आपको नज़र आने लग जाएगा। ठीक है? मगर उसके या ए वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर आप आगे दूसरे एक और चीज़ है कि 6-8 महीने हुए, तो अपने बैंक के पास गए और बैंक को कहा दीजिए मुझे आप 500 हज़ार डॉलर पर्सनल लोन मुझे चाहिए। जब वो आपने ले लिया, ज़रूरी नहीं कि आपको ज़रूरत है उसकी, मगर ये तो सिर्फ़ एक डिवाइस है जो इस्तेमाल करनी है कि जो आपका क्रेडिट बनाने के लिए। आपने कहा हाँ जी, ये उन्होंने दे दिया, साल के ऊपर आपने अगर उसको वापस कर दिया, ठीक है? तो वो 100 में जो भी अफोर्डेबिलिटी है 100, तो वो एक क्रेडिट एक और मिक्स आ गया तो उससे और आपका बढ़ गया, ठीक है? फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप जाते-जाते आपने एक गाड़ी ले ली। ठीक है? तो गाड़ी आप एक छोटी-सी ले लें और जिसका इतना ज़्यादा लोन ना हो, उसको आपने ऐसा, तो ये करीबन इस सारे प्रोसेस को करीबन कोई 2 साल लग जाती हैं आपको करते-करते। क्यों? मगर दूसरा तरीका ये है कि आप किसी को को-साइनर बना लें, कि आप कोई यहाँ पे आए हैं, आपका कोई दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा, उसको कहें कि जी मैं ये कर्ज़ा लेने लगा हूँ और मेरी मकसद कर्ज़ा लेने का ये नहीं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मगर मैंने क्रेडिट बनाना है, क्योंकि ये तो फेयर नहीं है ना कि आप कोई
आपको कोई जॉब दे ही ना कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपने पढ़ लिया, सारा कुछ कर लिया और उसके बाद आपको कोई जॉब नहीं दे रहा कि जी आपका तजुर्बा नहीं है। भाई तजुर्बा किस तरह होगा जब तक आप काम नहीं करेंगे? तो वही असूल वहाँ पे है कि आप आहिस्ता-आहिस्ता इसको इस तरह करें, मगर ये कि चार्ज कार्ड ले लें, मगर ये करीबन आपको 2 साल लग जाते हैं करीबन इसको बिल्ड करते हुए। ना दूसरा सवाल जो आपने मेरे से पूछा है कि अगर किसी का क्रेडिट खराब हो, उसको इम्प्रूव किया किस तरह किया जाता है? उसमें कई चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि अक्सर जो मैं देखता हूँ वो आपकी कलेक्शन अकाउंट्स होते हैं। और जो कलेक्शन अकाउंट ये होते हैं कि ये आपने कोई मेडिकल के, अक्सर मैं देखता हूँ कि ये मेडिकल के कलेक्शन अकाउंट्स हैं कि आप गए डॉक्टर के पास, आपका आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए, आपका को पे था $100 लेट से, तो आप उनको वो खत लिखते रहे और आपने उसको वापस नहीं किया, तो वो तंग आए और उन्होंने आके आपके ऊपर ना एक कलेक्शन वो बना दिया, चार्ज कर दिया, कलेक्शन अकाउंट कर दिया कि जी आपने अब $100 आपने नहीं दिए थे, तो वो आपके ब्योरो सारे ब्यूरोस को उन्होंने बता के उसके ऊपर वो लगा दिया आपको। सबसे आसान तरीका ये है कि आप उस जब आपको पता चल जाए तो जिस तरह ही उस कलेक्शन अकाउंट को आप पे करेंगे, मगर प्लीज उसमें एक मेक श्योर करें कि जब आप कलेक्शन अकाउंट को पे करते हैं तो उसको एक बात करें कि उनको कहें कि जी मुझे आपको ये रकम फुल एंड फाइनल मिल गई है, अब इसको आप डिलीट कर दें मेरे अकाउंट से। तो वो फिर ये करेंगे कि खत लिखेंगे सारे क्रेडिट ब्यूरोस को और उनको कहेंगे जी हमें पैसे मिल गए हैं, इस अकाउंट को डिलीट कर दें। जिस तरह ही आपका वो डिलीट होगा, आपका स्कोर ऊपर जाएगा। दूसरी बात ये है कि इसमें मैंने कब देखता हूँ कि लेट पेमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ना करें। लेट पेमेंट से मुराद ये है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड था, आपने उसको करीबन कोई 30 टू 59 डेज मिलते हैं आपको पे करने में। आप अगर उसको वक़्त पे नहीं करते और आप ये एक उर्फ़ आम में इस तरह कर लें कि आपको पहली तारीख को आपने एक क्रेडिट कार्ड, जैसा मेरा क्रेडिट कार्ड है, मैंने उसको मतलब 4 तारीख को पे करना होता है। मैंने अगर उसको 4 तारीख को नहीं पे किया मैंने मार्च में, और उसके बाद मैंने उसको जाके 5 अप्रैल को प पे किया, तो वो 30 डेज़ लेट हो गया और वो आपकी फाइल पे आ गया कि मैंने ये क्रेडिट कार्ड 30 डेज़ के लिए नहीं पे किया। बाद में बेशक मैंने पे कर दिया, मगर ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देता है क्योंकि ये 7 साल तक आपकी फाइल पे रहता है। मगर जिस तरह टाइम elapse होता रहता है, इसकी जो वेटिंग है वो कम होती रहती है, मगर ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो प्लीज़ इसको एहतियात करें कि पेमेंट्स को लेट ना करें। ठीक है? इसको उसका इलाज ये है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कि आपकी कैश फ्लो की वजह से अगर 4 तारीख को, जिस तरह मेरा 4 तारीख को है, पे करनी थी, कैश फ्लो की वजह से मैं 4 को नहीं पे कर सका। तो उसका इलाज ये है कि मैंने उसको 10 दिन के बाद पे कर दिया, तो शायद क्रेडिट कार्ड कंपनी मुझसे 27, 28 या $35 चार्ज तो कर ले, मगर उसको लेट 1 महीना लेट नहीं रिपोर्ट करेगी। तो ये एहतियात करें कि उसको करना चाहिए कि आपको वक़्त पे उसको पे कर दें, और सबसे बेहतर इलाज ये होता है कि आप इसको ऑटो पे कर दें। ऑटो पे से मुराद ये कि जिस तरह ही 4 तारीख को वो ड्यू होगा, वो आपके बैंक से निकाल लेंगे, वो मिनिमम ही निकाल लेंगे आपका। मगर कम से कम आपको ये तो पता है ना कि आपने मिनिमम पे कर दिया, क्योंकि आप अगर बिज़ी हैं या हॉलिडे पे गए हुए हैं या बीमार हैं, कोई और कई चीज़ें होती हैं, इंसान भूल भी जाता है। और ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं। दूसरी ये कि एक और चीज़ होती है कि अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड को लिया और आपको उसको पे ना कर सके, कोशिश ये करें कि अगर वो कलेक्शन में चला जाता है या डेट एजेंसी के पास चला जाता है, तो उसको आप नेगोशिएट करके उसको कम ना पे करें, उस सारे को पे करें। उनके वजह ये आ जाती है कि लोगों को जो एक एहसास नहीं होता कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास क्रेडिट कार्ड था जो आप 3,000 आप उनको पे नहीं कर सके, और आपने कहा कुछ महीने गुज़र गए, आपने कहा अच्छा जी अब मैं इनसे नेगोशिएट करता हूँ कि जी आप 3,000 के बजाय मेरे से 1,500 ले लें।
तो वो आपसे 1,500 करेंगे, एग्री कर लेंगे, ठीक है 1,500 दे दो, आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं। मगर जब आपकी क्रेडिट फाइल पे वो आ जाएगा पार्शियल पेमेंट, यानी जब मैं एज ए लेंडर उसको पढ़ रहा हूँगा ना, वो मैं ये देख लूंगा कि ये फला बैंक ए के पास गया था और ये पे नहीं कर सका, अब इसने उसको थोड़ा पे किया तो वो पार्शियल पेमेंट आ गई है, उससे भी आपके स्कोर को नुकसान होगा। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं ये आप को बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। आई होप के ये चीजें हैं कि जिससे आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, कलेक्शन अकाउंट्स पे करेंगे, और जो आपके अगर कुछ पेमेंट्स मिस्ड हुई हैं उसको आप ये कोशिश करें कि आप उसको मिस ना होने दें, रेगुलरली देते रहें। अगर जिस तरह ही 12 महीने हो जाएंगे, 14 महीने हो जाएंगे, तो उसकी जो वेटिंग है ना वो कम होती चली जाएगी और आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ रहा है। तीसरी चीज आप एक और भी कर सकती हैं कि जो आपकी यूटिलाइजेशन है ना उसको एहतियात करें कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हैं, उसको आप आ, अगर $100 की आपकी किस्त है, या सॉरी अगर $1,000 की आपकी लिमिट है, तो उसको ये ना करें कि आपने 995 इस्तेमाल किया हुआ है। उसके 4 बैंड्स हैं। अगर आपने 90% पे आया तो आपका थोड़ा सा स्कोर ऊपर करेंगे, 70 पे आया फिर थोड़ा सा ऊपर करेंगे, 50 पे करेंगे फिर ज्यादा थोड़ा सा और ऊपर कर देगा, 30 पे आएंगे फिर और ज्यादा ऊपर हो जाएगा, 10 पे आएंगे और ज्यादा हो जाएगा। तो ये वाली चीजें जो यूटिलाइजेशन है उसको भी आप बड़े एहतियात से देखें। और तीसरी बात ये कि बार बार ये जो क्रेडिट जो है ना अप्लाई करना, आपके पास सिर्फ 2 क्रेडिट कार्ड होने चाहिए। जो 2 क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करें, जितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड होंगे उनकी ज्यादा किस्तें भी होंगी और वो टेम्पटेशन भी होगी कि उनको खर्च करने की। एक और बात जो लोग भूल जाती हैं कि जो लोगों के पास क्रेडिट कार्ड तो बहुत आ जाती हैं, आप फर्ज करें कि आपके पास 5 क्रेडिट कार्ड है और आप उसमें से 2 इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब वो जो 3 इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, वो भी आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, मगर उसकी वजह से नॉन यूजेज की वजह से आपका क्रेडिट स्कोर भी नीचे आ रहा है। तो इस चीज को एहतियात करें कि अननेसेसरी क्रेडिट खोलने की जरूरत कोई नहीं है। इन सारी चीजों को एहतियात करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपका क्रेडिट जो है ना वो बढ़ता चला जाएगा और सेकंड चांसेस देती हैं। और कि अगर आपने किसी वजह से हालात खराब हो गए, आप पहला क्रेडिट कार्ड नहीं दे सके, तो कई और कंपनियां आ जाती हैं जो आपको एज सेकंड चांस देती हैं। उनसे क्रेडिट ले लें, वो थोड़ा आपको क्रेडिट देंगे मगर आहिस्ता आहिस्ता आपका क्रेडिट वो इंक्रीज करते रहेंगे। बस ये है। बहुत शुक्रिया जी आपका। सो अंसर साहब, आपने क्रेडिट कार्ड की काफ़ी हमें बताया कि उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और उससे हम अपने स्कोर्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं और उनका यूजेज किस तरीके से हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं या कोई भी क्रेडिट कार्ड देखते हैं, उसके अंदर दो जो बहुत नुमायां चीज़ें हर क्रेडिट कार्ड या हर कंपनी हमें बताती है, वो बताती है एक तो उसका हम आपको इतना एपीआर देंगे। ये उनका सबसे बेहतर एक बेसिकली उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है कि लोवेस्ट एपीआर हमारा है और हमारा इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है। तो इंटरेस्ट रेट की तो हमें समझ आ जाती है कि वो एक तरह का सूद ही है, कितना इंटरेस्ट वो हमें चार्ज करते हैं 1 महीने के अंदर। लेकिन जो एपीआर है, ये क्या चीज़ होती है और इसका इंटरेस्ट अगर नहीं होता तो ये क्या है? और अगर इंटरेस्ट है तो फिर इंटरेस्ट रेट और एपीआर में क्या फ़र्क है? तो आप अगर ये ज़रा वाज़ेह कर दें। जी, बहुत अच्छा सवाल है और जो लोग हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इन टर्मिनोलॉजीज की वजह से। जो एपीआर है वो एनुअल परसेंटेज रेट है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपको कोई कंपनी है जो ये जिस तरह मॉर्गेज टर्म्स में आ जाए कि आजकल मॉर्गेज के रेट्स बहुत कम हैं कि आपको कोई 2.50 पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है, मगर जब आपको लोन एस्टीमेट आता है तो आप देखती हैं कि आपका जो एपीआर है वो एक्चुअली 2.5 नहीं है, वो आपका 3% है। लेट से मैं आपको वैसे ठीक है
अब जो वो जो 3% वो किस तरह बना, वो इस तरह बना कि जो लेंडर ने अपने चार्जेस किए, हो सकता है कि उसमें उन्होंने अपनी अंडरराइटिंग फी डाल दी या ओरिजिनेशन फी डाल दी, उन्होंने आपको पॉइंट्स के चार्ज किए, आपने उनको एक एप्लीकेशन फीस चार्ज कर लिया आपने। तो जो आपका जो एपीआर है वो एक्चुअली ट्रू इंटरेस्ट रेट है, वो ट्रू इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट जो आपको मिल रहा है वो ट्रू इंटरेस्ट रेट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है विदाउट एनी फीस। एपीआर जो है वो उसमें फीस सारी शामिल हैं जो आपको लेंडर चार्ज कर रहा है। अब जिस तरह आप क्रेडिट कार्ड में आ जाएं, अब जिस तरह ये क्रेडिट कार्ड आजकल बहुत ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज आई हुई हैं, जिस तरह आप देख लें क्रेडिट वन बैंक है, लेट्स से मुझे तो वो याद आ रहा है, मगर क्रेडिट बैंक वो सेकंड चांसेस लोगों के लिए जिनका क्रेडिट इतना ज़्यादा नहीं होता वो उनको देती है। मगर ये कि उनकी जो फीस है कईयों की, वो कहती हैं कि जो हम हर महीने आपसे आपको इंटरेस्ट रेट तो हम शायद 15% दे रहे हैं, मगर आपको जो हम 10 या $15 हर महीने आपको चार्ज किया करेंगे। तो अगर आप उसको $10 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो 120 हो गया। अब अगर वो 15% में आप 120 भी डालेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका जो ट्रू इंटरेस्ट रेट है वो क्या है। तो उससे आपने तो, और यानी अगर आप किसी चेज बैंक के पास चले जाएं या फिर बैंक ऑफ अमेरिका पास चले जाएं, वो आपको एक क्रेडिट कार्ड देगा जो इसकी वो कहेंगे जी हम आपको चार्ज तो हम करेंगे आपको 16%, मगर इसमें आपका जो एपीआर है वो भी 16% या 16 तो 16.5 हो जाएगा, क्योंकि वो आपको दूसरी फीस नहीं चार्ज कर रहा है, हर महीने की मंथली कोई सर्विसिंग फी नहीं चार्ज कर रहा है या इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहा है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो एपीआर है वो उसको हरफ आम में ट्रू इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। जो इंटरेस्ट रेट है वो ट्रू इंटरेस्ट रेट नहीं है, वो इंटरेस्ट रेट जरूर है मगर उसमें कोई फीस नहीं शामिल, मगर एपीआर में सारी फीस शामिल होती है और फिर उसको कैलकुलेट किया जाता है। बहुत शुक्रिया अंसार साहब, इससे काफ़ी आसान अल्फाज के अंदर आपने बता दिया है। मुझे भी नहीं इस चीज़ का पता था, लेकिन अब पता लग गया। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। क्योंकि आप देखेंगे अक्सर आप कभी अगर मॉर्गेज लेने जाएं ना, अगर आपके ये बैंक रेट वगैरह आप जब देख रहे होंगे तो आपको वो दे रहे होते हैं कि जी हमने इंटरेस्ट रेट हमने आपको चार्ज करना है 1.8%। मैं भी देख रहा था तो एक 15% पे 15 ईयर्स पे 1.8 है, मगर उसका जो एपीआर है वो 2.02 है। तो अब अगर आप उसको देखेंगे इतना वही है कि इतना फर्क पड़ गया। तो जब आपने उसको क्लोजली मॉनिटर किया और स्क्रूटिनाइज किया तो आपने देखा कि जो वो आपको इंटरेस्ट रेट 1.8 दे रही हैं उसके अगेंस्ट आपसे $1000 चार्ज कर रही हैं। तो जब आप उसको ऐड करते हैं तो फिर आपको ट्रू फीस पता चलती है कि क्या है, क्योंकि ये कई लिहाज से आपको आजकल की मार्केट इतनी कंपेटिटिव हो चुकी है कि, और वही बात आ जाती है कि जो मैं आपको पहले भी कह रहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक अमीन थे, यानी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे। तो यहाँ पे क्योंकि इतनी कंपेटिटिव हो गई हैं, लोगों को सिर्फ हेडलाइन देखनी होती है, वो उसमें से गौर से नहीं देखते कि वो क्या है, और जाके कह दिया हाँ जी मैंने तो 1.8 मिल गया, मगर अगर किसी ने बेचारे ने 2% पे लिया अगर उसने कोई फीस नहीं दी, हालांकि रेट दोनों का एक ही है, एक ने फीस दी थी और एक ने फीस नहीं दी थी, बस ये फर्क जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इसको काफ़ी आसान में हमें बताया। और जज़ाकल्लाह, आपने बड़े तफ़सीलन हमें क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री और हम अपना क्रेडिट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उन सब के अंदर काफ़ी अच्छे मशवरे दिए और हमें इससे पर एजुकेट किया। तो अंसार साहब, अगर किसी ने आपसे रब्ता करना हो और किसी भी सिलसिले के अंदर क्रेडिट कार्ड के में या मॉर्गेज के बारे में कोई सवाल पूछने के अंदर, तो आपका सबसे बेहतर तरीका क्या है, या वो कोई नंबर, ईमेल एड्रेस, या आपको वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सबसे बेहतर तो ये है कि मेरा टेलीफोन नंबर है, मेरा सेल नंबर है, उसके ऊपर वो मुझे फ़ोन कर लें या मुझे टेक्स्ट मैसेज कर लें। आजकल सिर्फ ये चीज़ होती है कि आप जिस वक़्त आपको आउट ऑफ स्टेट या कहीं और जगह से फ़ोन आ रहा हो, काफ़ी
स्पैम कॉल्स आ रही होती हैं, अननोन आ रहे होते हैं, तो आप अक्सर कोई नहीं फ़ोन उठाते। मगर उसका इलाज ये है कि आप मुझे टेक्स्ट कर दें कि भई मुझे मेरा ये नाम है और मैंने ये बात करनी है। तो बाय ऑल मीन्स मैं हाज़िर हूँ, अगर मैं किसी की मदद किसी तरह कर सकता हूँ, तो ऑफ़ कोर्स। या दूसरा तरीका ये है कि मुझे ईमेल कर दें और मैं ईमेल पे उनको जो सवाल हैं, उनके मैं जवाब दे सकता हूँ। एक और तरीका ये है कि ऑल्दो मैं किसी ऐसे बैंक के लिए तो काम नहीं करता कि हम खुद ही क्रेडिट कार्ड दोबारा इश्यू करें, मगर नॉलेज मुझे है कि जिसको मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। दूसरी जगह जहाँ पे मैं उनकी मदद कर सकता हूँ कि उसमें ज़रूरी नहीं कि वो उन्होंने कहीं से मॉर्गेज ली है और उन्होंने लोन एस्टीमेट को उन्होंने समझना है कि कभी-कभी लोग समझाते नहीं हैं, तो बाय ऑल मीन्स पिक करें फ़ोन और मुझे वो बता दें और मैं उनको लोन एस्टीमेट ब बता दूँगा कि हाँ जी, ये आपके लिए ये चीज़ें जो हैं, ये आपको दी हैं, इसका क्या-क्या मतलब है। तो बाय ऑल मीन्स ये बिल्कुल आप जो है वो और बिला उसके तकल्लुफ़ के और बगैर किसी हेजिटेशन के, किसी ऑब्लिगेशंस के बगैर उसमें आप करें और मैं आपको वो मुझे भेज दें, मैं आपको बता दूँगा हाँ जी, ये आपने करना है, ये आपका रेट है और ये आपके हो रहा है, आप किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये मैं चीज़ें उनको वो और उसमें कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है कि उन्होंने मेरे पास आना है। बिल्कुल, मेरा काम ये है कि मुझे आप एक रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल करें, कि जो भी किसी को मशवरा है, चाहिए, बिल्कुल बाय ऑल मीन्स मैं हाज़िर हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया असर खान साहब आपका। अल्लाह ताला आपको अच्छी इसकी जज़ा दे। अस्सलाम जी, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ।